हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है द फिजिक्स स्कॉलर में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, जिसका नाम है सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट बेटा एग्जाम में हमेशा आता है, सीरीज एलसीआर सर्किट। और इससे रिलेटेड कई तरह के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल भी बन सकता है, डेरिवेशन भी आपको एग्जाम दे सकता है ना। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में डिस्कस करने से पहले हमको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि अलग अलग सर्किट में अगर हम बात करें तो अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर अल्टरनेटिंग सर्किट की बात करें तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो हमारा करंट होता है और वोल्टेज होता है, इनके बीच का फेज क्या होता है, उनके बीच का फेज डिस्कस करने के बाद ही हम डिस्कस कर पाएंगे कि सीरीज एलसीआर सर्किट का मेन वर्किंग क्या है। तो सबसे पहले हमको डिस्कस करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे कि जो हमारे अलग अलग एलसीआर सर्किट है, तो टाइप्स ऑफ एलसीआर सर्किट में सबसे पहले आपको डिस्कस करना पड़ेगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में कि भाई जो हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में किस प्रकार से हमारा वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज गेन होता है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट, राइट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। बेटा प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हम केवल रेजिस्टर की बात करेंगे, केवल रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि रेजिस्टेंस लगा कर देखेंगे कि उसमें करंट और वोल्टेज के बीच का क्या रिलेशन मिलता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास हो गया एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। एक सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट की। प्योर रेजिस्टिव सर्किट तो ये हमारे पास पहले एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें एक हम रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया और इसमें एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा देते हैं एसी। ये हो गया आपका क्या, एसी सोर्स। अब एसी सोर्स के रूप में यहाँ पर जो वोल्टेज देंगे उस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, राइट, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये दिखाता है कि साइन के हिसाब से फंक्शन आपका क्या करेगा, वेरी करेगा। अब यहाँ पे हम करंट निकालते हैं और दिखाते हैं कि अगर करंट का नेचर देख लिया, अगर करंट का नेचर इस तरीके से आता है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव के रूप में कुछ अगर ऐसा आता है, तो जो आपको फाइव है ये दरअसल फाइव आपको क्या कहता है, फेज को बताता है कि करंट जो है वो कितना फेज लीड कर रहा है, कितना फेज लैग कर रहा है। लीड करने का मतलब है कि क्या करंट जो है वो वोल्टेज के साथ साथ चल रहा है, या करंट जो है वो वोल्टेज के बाद मैक्सिमम हो रहा है, या करंट वोल्टेज से पहले मैक्सिमम हो रहा है। ये सब बातों में हमको फेज यहाँ पर निकालना पड़ेगा, किस तरीके से हमको फेज डिफरेंस यहाँ मिलने वाला है। तो करंट निकालने के लिए तो जब अगर हम लोग करंट यहाँ पर निकालेंगे तो करंट इक्वल टू होता है फॉर्मूला I इक्वल टू वी बाई आर। आप सबको ओम्स लॉ याद है, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल आई आर है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। अच्छा V बाई आर, तो V की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, V नॉट साइन क्या ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी बाई क्या आर। तो V नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर हो गया। ठीक है। तो I इक्वल टू अगर देखा जाए तो V नॉट बाई आर को एक साथ कर लेते हैं, V नॉट बाई आर और साइन ओमेगा टी, यानी ये आपका मिल गया है I इक्वल टू वी नॉट बाई आर को हम लोग कहेंगे क्या, आई नॉट ना, वी नॉट बाई आर को कहेंगे आई नॉट क्या साइन ओमेगा टी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को देखें तो अगर यहाँ पे फाइव, यहाँ पे क्या हो गया, फाइव क्वेश्चन देखिए फाइव है नहीं, तो फाइव बराबर यहाँ पे जीरो हो गया। इसका मतलब कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, जीरो फेज में होते हैं। करंट और वोल्टेज जीरो फेज में होने का मतलब हुआ कि जैसे जैसे आपका वोल्टेज वेरी करेगा वैसे वैसे आपका क्या करंट भी वेरी करने वाला है ना।
कि जैसे जैसे आपका वोल्टेज वेरी करेगा वैसे वैसे आपका करंट वेरी करेगा। तो वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ चलने वाले हैं। तो इसका मतलब एक सिंपल सा अगर हम ग्राफ खींचे V और I के बीच में, तो देखिए ये हो गया हम लोग का V का ग्राफ, ठीक है। V और I के बीच में ग्राफ खींचे तो हम लोग का हो गया V का ग्राफ, क्योंकि t बराबर 0 रखने पर V बराबर आपका हमें क्या मिलेगा, 0। t बराबर 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो V बराबर 0 मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पर t बराबर 0 यहाँ रखते हैं I वाले में, तो हमको दिख रहा है I भी 0 मिलेगा। इसका मतलब कि दोनों के दोनों ग्राफ क्या होंगे, एक साथ वेरी करने वाले, कुछ इस तरीके से वेरी करेंगे दोनों के दोनों ग्राफ एक साथ। ये हो गया आपका क्या, V का ग्राफ हो गया, और ये होगा क्या आपका I का ग्राफ हो गया। यानी कि हम देख रहे हैं कि करंट और वोल्टेज 0 फेज में है। तो अगर हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करें कि भाई इनका फेजर डायग्राम कैसे हो सकता है, तो फेजर डायग्राम का मतलब हो गया कि इसको हम लोग टाइम एक्सिस मान लेंगे, ठीक है। ये कोई परपेंडिकुलर एक्सिस है, मान लीजिए वाई एक्सिस हो गया ये। तो ये हमारा 0 हो गया, 0 से हमारा हो गया क्या, ये हमारा V का ग्राफ हो गया, V बराबर, ठीक है। ये हो गया आपका क्या ओमेगा टी, ठीक है। अब दिख रहा है कि ओमेगा टी में कोई एंगल यहाँ पे देखिए ऐड नहीं किया गया, कोई एंगल ऐड नहीं है। इसका मतलब कि जिस एक्सिस पे आपका V होगा ठीक उसी एक्सिस पे आपका I भी होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फाई बराबर क्या है, 0 है। V और I के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, 0 फेज है। इसका मतलब करंट और वोल्टेज क्या है, सेम फेज में है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज होता है वो 0 होता है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट हम जब बनाएंगे, LCR सर्किट जब पढ़ेंगे तो उसमें इसको मेंशन करेंगे, तो वहां आपको बताएंगे कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, सेम फेज में, 0 फेज में होते हैं, राइट। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहला तो हो गया प्योर रेजिस्टिव सर्किट, अब डिस्कस करना हमको है क्या, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में, राइट। दूसरा हम लोग को डिस्कस करना है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब कैपेसिटर में केवल क्या लगाएंगे, सर्किट में केवल कैपेसिटर लगाएंगे। आपको पता है कैपेसिटर काम क्या करता है, कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। तो चलिए यहाँ पे एक सिंपल सा हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे, और इस सर्किट डायग्राम में क्या करेंगे, एक ऐसे कैपेसिटर को दिखा देते हैं यहाँ पे C, ये आपका कैपेसिटर हो गया। और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एक AC सोर्स लगा देते हैं यहाँ पे। ये हो गया कैपेसिटर हो गया, जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C है। वो हो गया हमारे पास क्या, AC सोर्स हो गया, राइट। यहाँ पे क्या हो गया हम लोग के पास, AC सोर्स हो गया। अब AC सोर्स में आपको पता है कि जो वोल्टेज का इक्वेशन होता है हमारे पास, वो वोल्टेज का क्या इक्वेशन होता है, तो उसको लिखते हैं हम लोग V इक्वल टू क्या, V0 साइन ओमेगा टी। V0 साइन ओमेगा टी, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। तो V इक्वल टू हो गया V0 साइन ओमेगा टी। जैसा कि हमने रजिस्टर में निकाला था करंट, अब वैसे हमको यहाँ पे क्या निकालना है, करंट निकालना है। अब कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने का काम करता है, तो कितना चार्ज स्टोर करेगा ना, तो कितना चार्ज स्टोर करेगा, तो कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है उसे हम लिखते हैं Q इक्वल टू क्या, CV से ना। कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर लिखते हैं उसे हम लिखते हैं Q बराबर CV से। अब देखिए V की वैल्यू ये आपको दी गई है, तो हो गया V0 C साइन क्या ओमेगा टी। हमने क्या किया, यहाँ V की वैल्यू रख दिया। अब आपको पता है जो करंट होता है उस करंट को हम लोग लिखते हैं I इक्वल टू DQ अपॉन DT, है ना। यानी कि जो चार्ज होता है उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसे करंट कहते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको लिखते हैं हम लोग DQ अपॉन DT लिखेंगे। अच्छा V0 साइन ओमेगा टी कांस्टेंट हो गया। अब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी होता है, राइट। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी है। और ओमेगा टी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा कांस्टेंट हो गया और टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। यानी हो गया आपका पास क्या, ओमेगा। यानी DQ अपॉन DT आपका कितना नंबर, I के बराबर हो गया। और ओमेगा पहले आ जाएगा तो जाएगा V0 क्या ओमेगा C कॉस क्या ओमेगा टी, यहाँ पर राइट, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। चलिए अब देखिए हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको ना, तो इसको लिखेंगे I। अच्छा यहाँ लिखिए V0 और इसको लिख दे ओमेगा C को एकदम नीचे लेके आते हैं, लिख देते हैं 1 अपॉन ओमेगा C।
ओमेगा सी को एकदम नीचे लेके आएंगे तो लिख सकते हैं क्या 1/ओमेगा सी। अच्छा कॉस ओमेगा टी है, आपको पता है कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। आपको पता है कि साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, इसलिए कॉस ओमेगा टी को हम इस फॉर्म में लिख दिए I इक्वल टू वी नॉट, और इसको एक नाम दे रहे हैं एक्सी, इसको नाम क्या दे दिए 1/ओमेगा सी एक्सी कह दिए। और इसको हम थोड़ा सा रिवर्स लिख रहे हैं, इसको पहले इसको बाद में लिख देते हैं, तो साइन ओमेगा टी प्लस क्या π/2, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अच्छा वी नॉट अपॉन एक्सी, वी नॉट अपॉन एक्सी को हम लोग आई नॉट मान लेते हैं कि भाई आई नॉट के बराबर है, ये हो गया क्या आई नॉट क्या साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड ध्यान से देखिए, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दिख रहा है आपको कि यहाँ पे जो फाई है उस फाई इधर क्या है π/2 है और प्लस π/2 है। इसका मतलब कि जो करंट है, तो जो करंट है वो लीड करेगा, करंट क्या करेगा, करंट लीड्स विथ वोल्टेज, करंट लीड्स विथ वोल्टेज π/2 फेज। तो π/2 फेज में आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे करंट आपका लीड कर रहा है। इसका मतलब कि करंट जो होगा, जैसे ही आप कैपेसिटर लगाएंगे तो जो करंट होगा वो वोल्टेज से पहले मैक्सिमम होगा। अगर प्लस π/2 का मतलब क्या हुआ, जो करंट होगा वो करंट क्या होगा, वोल्टेज से पहले मैक्सिमम होगा। अच्छा यहाँ पे जो एक्सी है, जो यहाँ पे आप एक्सी ड्रॉ किए हैं, इस एक्सी को हम लोग कहते हैं क्या, एक्सी को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ना, रिएक्टेंट। एक्सी जो होता है उसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंट। अब जरा बताओ कि एक्सी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंट होता है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, तो ये पूरा का पूरा अगर ये वी नॉट बाई आर होता है तो भी तो ये आई है, आई नॉट लिखा है, इसका मतलब ये आर का काम कर रहा है रेजिस्टेंस का। यानी कि जो कैपेसिटर है यह एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सर्किट को, जिसका नाम क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंट है। इसका यूनिट क्या होगा, ओमेगा होगा, इसका सॉरी ओम होगा, इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा। तो एक्सी बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, एक्सी इक्वल टू हो गया 1/ओमेगा सी। आपको सबको पता है कि ओमेगा जो होता है 2πf होता है, तो हो जाएगा 1/2πfc। ये हमारे पास एक्सी का फॉर्मूला हो गया, एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी या 1/2πfc हमारे पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जरा हम देखते हैं कि जो हमारा फेजर डायग्राम मिलेगा वो किस नेचर का हमारा फेजर डायग्राम यहाँ मिलने वाला है। तो जरा फेजर डायग्राम को यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं कि भाई जो हमारा फेजर डायग्राम होगा उसका नेचर कैसा होगा, है ना। फेजर डायग्राम जरा देख लेते हैं। तो पहले एक सिंपल ग्राफ खींचते हैं, तो सिंपल ग्राफ हमारा कैसा होगा, अब देखिए ध्यान, सिंपल ग्राफ ये होगा हम लोग का, ये हमारा क्या होगा, v का ग्राफ हो गया, ये टाइम एक्सिस हो गया, ठीक है। अब t बराबर 0 रखने पे तो हमको v बराबर 0 मिल जाएगा, लेकिन अगर हम लोग t बराबर यहाँ पे अगर 0 रखें तो देखिए ओमेगा टी तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ π/2 बच गया, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी I बराबर आई नॉट मिल रहा है। इसका मतलब कि t बराबर 0 रखने पर करंट हमको 0 नहीं मिल रहा है, यानी जहाँ जिस पॉइंट पर वोल्टेज आपका 0 है उसी पॉइंट पर करंट क्या है, मैक्सिमम है। इसका मतलब ये सिंपल सा जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ऐसे इस तरीके से। ये आपका हो गया क्या v का ग्राफ, ये हो गया क्या आपका I का ग्राफ, यानी कि जो करंट है वो वोल्टेज से लीड कर रहा है। अब अगर इनका फेजर डायग्राम खींचा जाए तो फेजर डायग्राम देखिए किस तरीके से मिलने वाला है। ये हो गया हम लोग का टाइम एक्सिस, इसको y मान लेते हैं, ये ओरिजिन हो गया। तो ये हो गया हम लोग का क्या, v का ग्राफ हो गया, v का सिंपली दिस इज क्या ओमेगा टी। अब अगर I का खींचे हम लोग तो देखिए I में π/2 ऐड किया है, यानी इस एंगल में π/2 ऐड करेंगे तो I हमारा इधर चला जाएगा, है ना। ये आपका हो गया I, और ये एंगल फाई हो गया जिसे हम लोग फेज कह रहे हैं, और कितने के बराबर है, π/2 के बराबर। यानी सिंपल सा मतलब हो गया कि V और I के बीच का जो एंगल बन रहा है वो π/2 बन रहा है। इसका मतलब करंट यहाँ पे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, करंट यहाँ पे क्या करेगा, लीड करेगा। आई होप कितना अच्छा समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्या, प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में। ओके, बेटा तीसरा डिस्कस करना है प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट
ये जो चारों सर्किट आपको यहाँ पढ़ाएंगे वो चारों सर्किट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, वो तीनों में से इस चारों में से चाहे जो क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट में। अब क्या करेंगे, सर्किट में एक इंडक्टर लगाएंगे। इंडक्टर का मतलब क्या हो गया, एक कॉइल हो गया। कॉइल क्या करेगा, एक इंडक्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसको आप लोग सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस उसे आप लोग कहते हैं। तो क्या करेगा, एक इंडक्टर प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। तो चलिए सर्किट डायग्राम बना लेते हैं इसका सिंपल सा। तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, इंडक्टर हो गया। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक एसी सोर्स लगा देंगे यहाँ पे। ये आपके पास क्या हो गया, एसी सोर्स हो गया। दिस इज व्हाट, एल हो गया यहाँ पे, एसी सोर्स, एसी सोर्स लगाए। अब एल क्या करेगा यहाँ पे, ये भी कुछ ना कुछ करेगा। तो इंडक्टेंस में कॉइल में क्या होता था, जब उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो वहां पे क्या आता है, एक इंड्यूस्ड करंट आता है, राइट। जब किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, जैसे ही आप लगाएंगे इसमें करंट फ्लो करेगा। और करंट क्योंकि क्या है, वेरिएबल नेचर का है, तो करंट वेरिएबल नेचर का है, तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा वो भी वेरिएबल नेचर का होगा, यानी फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट आएगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो वोल्टेज लगा रहे हैं वो वोल्टेज हमारा क्या है, V इक्वल टू है हम लोग का है क्या, V नॉट साइन ओमेगा टी। हमारे पास क्या हो गया, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखना है कि यहाँ पे जो करंट है वो फाई में लीड करेगा कि लैग करेगा, कि फाई की वैल्यू कितनी आएगी वही हमको देखना है ना। चलिए अब जो हम लोग का इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ना, जो हम लोग का इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का आपको फॉर्मूला याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है V बराबर, उसको लिखते हैं L डी आई अपॉन क्या, डी टी। एल डी आई अपॉन डी टी, इसी एल को हम लोग कहते हैं क्या, सेल्फ इंडक्टेंस, या सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टेंस बोलेंगे। अब V की वैल्यू हमारी क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो V यहाँ रख देते हैं। तो हो गया आपका क्या, V नॉट साइन क्या ओमेगा टी, और ये हो गया L डी आई अपॉन क्या टी टी। चलिए डी आई को आपको एक साइड रखना है, इन दोनों को इधर भेज देंगे। तो डी आई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डी आई इक्वल टू लिखेंगे, एल चलाएगा नीचे, तो V नॉट बाई यहाँ पे क्या हो गया, एल हो गया साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और डी टी से देखिए, डी टी से डिवाइड किया गया है तो डी टी को उधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका क्या, मल्टीप्लाइड में। तो V नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब इसको हमको करना है क्या, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिए, डी आई इक्वल टू V नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट है बाहर आया, साइन क्या ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी हो गया, राइट। तो डी आई का इंटीग्रेशन सिंपली क्या होता है, आई होता है, V नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा नहीं इसका। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, ये होता है माइनस कॉस क्या ओमेगा टी। और ओमेगा टी का दोबारा करेंगे तो ओमेगा से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इंटीग्रेशन में ओमेगा से मल्टीप्लाइड हो रहा था, डिफरेंशिएशन में ओमेगा से मल्टीप्लाइड हो रहा था, लेकिन इंटीग्रेशन में जो टी का कोफिशिएंट रहेगा उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो आपका जो आपको मिलेगा यहाँ से आई इक्वल टू आपको क्या मिला, ये आपका V नॉट बाई क्या हो गया, ओमेगा एल हो गया यहाँ पे, है ना। और ब्रैकेट में हो गया माइनस कॉस क्या ओमेगा टी, ठीक है। अब आई इक्वल टू देखा जाए तो हम लोग का मान लीजिए V नॉट और ओमेगा एल को क्या मान लिए, एक्सएल मान लिए। ओमेगा एल को यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एक्सएल मान लेते हैं हम लोग। आपका जो ओमेगा एल है वो एक्सएल के बराबर हो गया। अब कॉस ओमेगा टी को देखिए, कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन क्या ओमेगा टी माइनस क्या पाई बाई टू, उल्टा लिख दिए इसको, सीधा कर लेते हैं। कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस क्या ओमेगा टी, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, ठीक। अब साइन की इस माइनस को अंदर भेजना है, इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी आपका जो आई होगा यहाँ पे आई इक्वल टू, इसको हम आई नॉट मान लिए, ओमेगा नॉट V नॉट बाई एक्सएल को। अब माइनस से मल्टीप्लाइड हुआ तो ये प्लस हुआ है, क्या हो गया माइनस, तो हो जाएगा साइन क्या ओमेगा टी माइनस क्या पाई बाई टू। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है और यहाँ पे माइनस आया,
पहले वाले में प्लस पाई बाय 2 आया था और यहाँ पे आई में क्या आया, माइनस पाई बाय 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ, जो करंट है वो लैग कर रहा है, हेंस करंट लैग्स विथ पाई बाय 2 फेज विथ क्या, वोल्टेज, यानी वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक्सल जो है, एक्सल को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सल का एक नाम है, इसे बोलते हैं क्या, एक्सल को हम लोग कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंट है। एक्सल आपका क्या हो गया, ये इंडक्टिव रिएक्टेंट हो गया, यानी जो एल है वो एक तरह का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसका नाम है क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंट, यानी कि एक्सएल, ओमेगा एल। और एक्सएल का फॉर्मूला क्या है, एक्सएल की जगह ओमेगा एल लिखा है, यानी कि एक्सएल बराबर आपका क्या हो गया, ओमेगा एल, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो हो गया क्या, 2 पाई एफ एल, ठीक है ना। तो ये एक्सएल के जैसे वहां पे एक्सी का फॉर्मूला आया था, वैसे यहाँ पे एक्सएल का फॉर्मूला आ गया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, प्योर इंडक्टिव सर्किट हो गया। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में जरा हम इसका फेजर डायग्राम देख लेते हैं। तो पहले हम सिंपल ग्राफ खींचें, तो t बराबर 0 रखने पर, t बराबर 0 रखने पर v आपका 0 मिलेगा, तो v का ग्राफ तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, है ना। t बराबर 0 रखने पर v बराबर 0 मिलेगा, लेकिन t बराबर 0 रखने पर i बराबर आपको मिल जाएगा क्या, ये 0 हो गया, माइनस पाई बाय 2, यानी कि i बराबर माइनस आई नॉट हो गया। माइनस आई नॉट का मतलब हो गया कि जो आपका ग्राफ अब कहाँ से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ आपका अब नीचे से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ से कुछ ऐसे ना। ये आपका क्या हो गया, v का ग्राफ हो गया, या क्या हो गया आपका i का ग्राफ हो गया। यानी यहाँ पे करंट जो है लैग कर रहा है, तो इसका मतलब करंट क्या होगा, वोल्टेज के पीछे पीछे चलेगा, यानी वोल्टेज मैक्सिमम होने के बाद करंट क्या होगा, मैक्सिमम होने वाला है, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा हो गया सर्किट डायग्राम, जिसका नाम है प्योर इंडक्टिव सर्किट। चलिए फेजर डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। तो फेजर डायग्राम भी इसका बहुत सिंपल है। फेजर डायग्राम खींचे, पहले v का खींचते हैं, तो v का तो बहुत सिंपल है, v को आपको ये मिलेगा, दिस इज क्या, ओमेगा टी, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका टाइम एक्सिस, राइट। लेकिन i का जब ड्रॉ करने जाएंगे तो i में देखिए क्या है, माइनस पाई बाय 2 है, तो माइनस पाई बाय 2 का मतलब क्या हुआ, i का जो ग्राफ है वो आपका नीचे चला आएगा, ये चला गया आपका i, ठीक है, ये आपका i का हो गया, यानी ये हो गया क्या, पाई बाई 2, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ कितना हो गया, पाई बाई 2। अब इस बात को हमको ध्यान रखना है, ताकि उसको भी जब फेजर सोल्यूशन लिखेंगे एलसीआर सर्किट का, तब उसको हम वहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एलसीआर सर्किट डिस्कस करने से पहले हमको ये डिस्कस करना जरूरी था, ताकि हमको समझ में आ जाए कि यहाँ फेज का क्या इंपॉर्टेंस है, फेज क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं, हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक क्वेश्चन यहाँ से 2 या 3 नंबर मान लीजिए, चारों टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स है। चलिए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। अब तीनों को एक साथ इंक्लूड करेंगे, यानी कि आर को भी, एल को भी, और क्या, सी को भी, तीनों को हमको क्या करना है, एक साथ इंक्लूड करना है, तीनों को एक साथ इंक्लूड करके डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो इसका पहले सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं कि भाई इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा। तो देखिए, पहले आर लगा दिए, फिर सी लगा दिए इसमें, उसके बाद हम लोग इंडक्टर लगा दिए एल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे एक एसी सोर्स से, और ऐसे में इसको क्या किया, कनेक्ट किया। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे एसी सोर्स हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया रजिस्टर, ये हो गया आपका इंडक्टर, ये क्या हो गया, कैपेसिटर, ठीक है। चलिए, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हम लोग कहेंगे क्या, वी आर। इसी तरह इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हम लोग कहेंगे वी एल। इसी तरह कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हम लोग कहेंगे क्या, वी सी। तो वी सी और वी एल और वी आर, 3 एलिमेंट हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। अब तीनों का अलग अलग डायग्राम बनाया, अगर एक छोटा सा फेजर डायग्राम यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि फेजर डायग्राम इनका कैसा हो सकता है। तो वी आर में करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है, इसलिए करंट और वोल्टेज सेम लाइन पे होंगे। इंडक्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, तो ये आपका वी एल हो गया। अब आई नीचे होगा क्योंकि माइनस पाई बाय 2 था, है ना। उसी तरह अगर बीसी में देखा जाए
तो VC में करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस क्या था, प्लस पाई बाई 2 था, तो ये प्लस पाई बाई 2 यहाँ पे हो गया, ये VC हो गया और यहाँ क्या हो गया आपका I हो गया। इसी फेजर सॉल्यूशन को हमको एक अलग तरीके से ड्रॉ करना है, इसी फेजर सॉल्यूशन को हमको अलग तरीके से ड्रॉ करना है। अब कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको जरा देख लेते हैं। ये मान लीजिए हम लोग का हो गया VR हो गया। अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच का फेज क्या है, जीरो है, तो जीरो है तो इसका मतलब करंट भी क्या होगा, सेम इसी लाइन पे होगा, तो करंट भी आपका सेम इसी लाइन पे हो गया, ठीक है। हालांकि हमको इसमें करंट से कोई ज्यादा लेना देना नहीं, हमको खाली वोल्टेज वाला देखना है, ठीक है। अब अगर हम लोग ड्रॉ करें करंट प्योर इंडक्टिव सर्किट में, सबसे पहले प्योर कैपेसिटिव सर्किट में डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमारा जो वोल्टेज होता है वो करंट से लैग करता है। तो लैग करने का मतलब हो गया कि ये नीचे चला जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये नीचे चला आया है, तो ये हमारा क्या हो गया, VL हो गया, ठीक है, VL हो गया। करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस क्या, पाई बाई 2 है। वैसे ही प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या है, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है, लेकिन लीड करता है, तो लीड करता है तो इसीलिए VC हमारा कहाँ चला गया, ऊपर हो गया, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फेजर सॉल्यूशन में कि VC और VL क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर अपोजिट है तो आपको पता है कि जब दो वेक्टर या दो चीजें जब अपोजिट होती है तो दोनों क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो VL को क्या करें, VC माइनस कर दीजिए, तो VL जब यहाँ से आएगा और इससे माइनस हो जाएगा तो VC माइनस क्या हो गया, VL हो गया, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से जो हमारा VC है वो हमारा यहाँ से कट जाएगा, ठीक है ना। इस VL को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हटा सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए VL यहाँ से हट गया, तो VC माइनस VL और VR दो एलिमेंट हो गए, दो वेक्टर हो गए, यानी आपको रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ मिलेगा, कहीं यहाँ बीच में मिलने वाला है, दिस इज V, ठीक है, V मिलेगा। तो जरा ये जो आपको रिजल्टेंट V मिलेगा वोल्टेज, वो क्या होगा वेक्टर के हिसाब से, एक वेक्टर A हो गया A, दूसरा वेक्टर आपका B हो गया। तो अगर नेट वोल्टेज लिखा जाए यहाँ से, है ना, अगर हम लोग नेट वोल्टेज लिखते हैं तो नेट वोल्टेज देखिए क्या लिखेंगे, नेट वोल्टेज V स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस क्या, VC माइनस VL का होल स्क्वायर। V स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर, एक वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर B हो गया। V स्क्वायर इक्वल टू VR को लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, क्या लिखेंगे I इंटू R, तो IR का होल स्क्वायर हो गया, प्लस VC लिखेंगे I इंटू XC, क्योंकि कैपेसिटेंस जो होता है वो XC रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो यहाँ क्या हो गया I इंटू XC हो गया, इसी तरह यहाँ हो गया माइनस I इंटू क्या XL का होल स्क्वायर, ठीक है। तो V स्क्वायर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे I स्क्वायर कॉमन दोनों में है, तो I स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा R स्क्वायर प्लस क्या XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ठीक है। V स्क्वायर बाई I स्क्वायर हो गया, यहाँ से I स्क्वायर डिवाइड कर दिए, तो इधर हो गया R स्क्वायर प्लस क्या XC माइनस XL का होल स्क्वायर, है ना। अब V बाई I को हम लोग कहते हैं Z, V बाई क्या कहेंगे Z, तो Z स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये R स्क्वायर प्लस क्या XC माइनस XL का होल स्क्वायर, यानी Z बराबर आपको यहाँ से मिल जाएगा अंडर रूट में क्या R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा, इस Z को कहते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इस Z को कहते हैं क्या, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ये सर्किट का इम्पीडेंस है। अगर सर्किट का इम्पीडेंस है, अगर Z मिल गया हमको, अब हमको चाहिए क्या, जो हमारा नेट वोल्टेज V मिला है, नेट वोल्टेज V और I जो है इनके बीच का फेज क्या होगा। भाई अगर तीनों एलिमेंट अगर अलग अलग लगे हैं, मतलब कि R अलग लगा है, C अलग लगा है, L लगा है, तो तीनों के क्रॉस हमको पता है कि वोल्टेज एक में फेज क्या है, पाई बाई 2 है, एक माइनस पाई बाई 2 है, एक में 0 है। लेकिन अगर तीनों एक साथ लग गए तो नेट वोल्टेज और करंट के बीच का फेज क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि चलिए एक जनरल फेज क्या मान लिए, फाई मान लिए। तो जब हम लोग फेज निकालते हैं यहाँ से, तो अगर हम लोग यहाँ फेज कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से फेज क्या लिखेंगे, tan फाई। अब यह देखा tan फाई इक्वल टू देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो ये परपेंडिकुलर इसके इक्वल हो गया, यानी VC माइनस VL डिवाइडेड बाई क्या VR, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो यहाँ tan फाई की वैल्यू हो गई क्या
वी सी माइनस क्या, वी एल डिवाइडेड बाई वी आर। अच्छा, वी सी को लिखेंगे आई इंटू एक्स सी और वी एल को लिखेंगे आई इंटू एक्स एल डिवाइडेड बाई क्या, आई इंटू आर। तो यहाँ से आपको tan फाइव मिल जाएगा, एक जनरल फॉर्मूला tan फाइव इक्वल टू क्या, वी सी माइनस वी एल डिवाइडेड बाई क्या, वी आर। और यहाँ से अगर आई कॉमन ले लें तो हो जाएगा क्या, एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई क्या, आर। ठीक है, ये हम लोग का हो गया क्या, tan फाइव का हम लोग का फॉर्मूला। तो ये हम लोग का क्या हो गया, सीरीज एलसीआर सर्किट हो गया। सीरीज एलसीआर सर्किट में आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो जेड वाला, ये जो आपको फॉर्मूला जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कह रहे हैं, और एक क्या हो गया हम लोग का, फेज हो गया यहाँ से। तो फेज और इम्पीडेंस दोनों डिस्कस करना है। ठीक है, तो क्लास को अभी यहाँ पे कवर करते हैं। अगली क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे कि किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, और ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे जो इंपॉर्टेंट हो पॉइंट ऑफ व्यू से ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा उसको डिस्कस करने के लिए। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।